हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 और 16 को, उसके लिए हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। प्रैक्टिस और मॉडल पेपर डेली हो रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर जुड़ जाइए। पूरी जोर लगा दीजिए आखिरी 10 दिन में, तो अच्छा स्कोर आपका बन जाएगा। जो हमारा टारगेट 85+ वो आप प्राप्त कर सकेंगे। कुछ प्रश्न हम लोग कर चुके हैं पुरानी कक्षा में, आप ज़रूर देख लीजिएगा उसे। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आज थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए। इससे क्या होगा कि आपको जो प्रश्न कठिन लगता है या रिवीजन के लिए लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें पता चलता रहे कि और इस तरह का कंटेंट पसंद किया जा रहा है आप लोग के द्वारा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न अभी क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक मिनट रुक जाइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुपेस बोलेंगे जिसे, भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल सुपेस लॉन्च्ड फॉर विच कोर्ट इन इंडिया? दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नन ऑफ दीज। क्या बोला गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इसका थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूं कि जहाँ जो जैसे बुद्धिमत्ता है वो मनुष्य में पाई जाती है, लेकिन अगर उसको हम कृत्रिम तौर पर वर्चुअली क्रिएट कर सकें तो उसको आर्टिफिशियल बोला जाता है। तो ये एक आधारिक पोर्टल है सुपेस। ये किस न्यायालय के लिए बनाया गया है? अगर आपको नॉलेज है तो बताइए। उत्तर क्या है इसका? उत्तर है इसका सी, ठीक है। आपको तुरंत आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ओके। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे लोगों को मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य नेपाल से आपका सीमा साझा करते हैं? इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? हाउ मेनी इंडियन स्टेट शेयर देयर बाउंड्री विथ नेपाल? 5, 4, 3, 2। बताइए उत्तर। और हो सके तो कोशिश करिए कि बताइए कौन कौन से राज्य भी हैं। एक चीज़ और बताइए कि नेपाल की कैपिटल क्या है? ज़रा ये भी जान ले। हाँ बताइए थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन तो सिंपल आ रहे हैं, अब वो दो चीज़ें चेक करना है हम कि उनको टाइमिंग देखनी है और साथ ही साथ आपको उनको देखनी है कि एक्यूरेसी कितनी है। जितनी आप एक्यूरेसी रखेंगे उतना आपको फला होगा। बताएं प्रश्न उत्तर क्या होगा? होगा उत्तर 5, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं सोचिए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, क्या कौन सा, और वेस्ट बंगाल। सोचिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ नेपाल की कैपिटल क्या है? तो क्या है? काठमांडू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपकी जो अलग अलग राज्य हैं जो हमारे आसपास हैं वाले हैं, उनकी तो आपको ज़रूर याद रखनी है कि थिम्पू किसकी है, ठीक है, और ढाका किसकी है, ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका? बीजिंग, सैन जोस, दिल्ली, ढाका। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। अगर आपको ज़रूरी नहीं प्रश्न का उत्तर आए, बट आपको ऑप्शंस का गारंटी है कि ये गलत है या ये सही है, तो आप कर ले जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी स्किल है एग्ज़ाम में 100 के प्रश्न के 100 नहीं आते हैं जो टॉप करता है, उसको मान लीजिए 60-70 आता है, लेकिन जो बाकी 30 है उसमें वो इंटेलिजेंस केस लगाता है। मान लीजिए 30 जो बाकी बचे उसमें भी उसको 10 नहीं आते, 20 आते हैं। 20 में उसको क्या आता है देखिए। अब मुझे अभी हमने डिस्कस किया ही कि भैया जो ढाका है वो तो बांग्लादेश की कैपिटल है, तो यहाँ तो फंस गया। और दिल्ली अपनी भारत की कैपिटल है, तो कोस्टा रिका की तो होगी नहीं। तो अब 2 ऑप्शन चले गए। और अगर इतना हो गया, चलिए अब यहाँ से अगर आप तुक्का लगाएंगे भी तो चांसेस हैं कि आपको 50-50% हो गया। एक और बढ़ा दीजिए चाइना की तो बात बहुत होती है ना, तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग है, लो तो वो भी कट गया। तो यहाँ अगर आपको मुझे नहीं आता है कोस्टा रिका क्या है, तब भी उत्तर आपका लग जाएगा आराम से, क्या? बी। तो इस तरह के तरीके को इस्तेमाल करना सीखिए। अब भाई आपने देखा यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका, और तुरंत भाग लिए। नहीं, ये भी नहीं करना है। मतलब प्रश्न तो आपको जल्दी पढ़ना है, लेकिन ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए। ऑप्शन में दिल्ली आया है, ढाका आया है, बीजिंग आया है। तो अब यही है इंपॉर्टेंस आपका कि अपने जो भी आपके आसपास के जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान के काबुल हो गया, अफगानिस्तान का काबुल हो गया, और आपका श्रीलंका का हो गया, म्यांमार का हो गया, ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। भूटान का थिम्पू हो गया, बात हुई। तो ये याद रखेंगे तो इस तरह के प्रश्न जो हैं आपके आसानी से हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न क्या कहता है आपका कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंहला। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी, सिंहला। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताएं प्रश्न का उत्तर क्या होगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है क्या? मलयालम, बी। ठीक है, क्या है उत्तर है इसका? मलयालम। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने इस प्रश्न पर। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा? 530, 540, 550, 542। ठीक है, 530, 540, 550, 552। बताइए उत्तर सोच समझ कर। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है, हाँ, तो इसका भी ज्ञान रखिएगा। चलिए बताइए उत्तर। उत्तर क्या है आपका? उत्तर है आपका ये, ठीक है, 552। कुछ सालों बाद ये भी बदल जाएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अब ये प्रश्न देखिए, दिवस का 1-2 प्रश्न आ रहा है, और देखिए एग्ज़ाम के 1-2 महीने के आसपास, जो जैसे अभी अक्टूबर ही है, अक्टूबर में अब क्या क्या हो गया आपको याद होना चाहिए, नवंबर में क्या होने वाला है याद होना चाहिए, और ये अगस्त में क्या हुआ ना याद होना चाहिए, जून जुलाई भी ले लीजिए, और 3-4 महीने आसपास के अगर आप रेडी रखेंगे तो गारंटी है कि फंस जाएगा प्रश्न। अब बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी देखिए, अभी सितंबर हुआ था, मुझे उम्मीद है कि आपको इतना तो आना ही चाहिए यार, हाँ, इतना तो आना ही चाहिए। बताइए उत्तर क्या होगा? सितंबर 14, अक्टूबर 1, नवंबर 2 या अक्टूबर 3? तो उत्तर क्या है? उत्तर है आपका ए, ठीक है, सितंबर ए। ठीक, चलिए सितंबर 14, ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा, अभी मनाया गया था। अब देख लीजिए, इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? ये प्रश्न बहुत बार आता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से आता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, या कौन सा कभी जुड़ा ही नहीं है, ऐसा भी आ सकता है। इनमें से कौन सा नहीं? तो देखिए नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। बताइए इनमें से कौन सा? बताइए बताइए क्या उत्तर होगा इसका? जो सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, इस तरह का है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्रीज हम लोग को बोला जाता है। उत्तर क्या है इसका? उत्तर है आपका डी, ठीक है, म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, साउथ एशियन कंट्री एसोसिएशन का सदस्य नहीं है। आगे बढ़ाइए, चलिए। अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो लाइक कर दी होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस स्थान पर अजंता अलोरा की गुफाएं स्थित हैं? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद, लखनऊ। बताइए निम्न में से किस स्थान में अजंता अलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अब एक तो चीज़ क्लियर है कि लखनऊ में तो नहीं है, ठीक है, लखनऊ में तो नहीं, क्योंकि मैं वहीं का निवासी हूँ। आप बताइए अब, तो अच्छा आप भी लगाइए। दिल्ली गए होंगे तो क्या वहाँ अलोरा का गुफा वहाँ होगी? गुफा है कहीं दिल्ली में? तो नहीं। और नहीं, अब वही इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे मतलब यहाँ आपका सॉफ्टवेयर बन चुका है, बेंगलुरु में भी नहीं है। तो उत्तर क्या बचा? औरंगाबाद। कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अजंता अलोरा भारत की शान। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। क्या कहता है? ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ओणम इज द कल्चरल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। बताइए असम का, केरल का, तमिलनाडु का, कर्नाटक का। ओणम जो है वो किस राज्य या केंद्र शासित राज्य प्रदेश का आपका सांस्कृतिक उत्सव है? बताइए इसका उत्तर। प्रश्न का उत्तर क्या होगा? क्या असम है? नहीं। क्या तमिलनाडु है? नहीं। फिर क्या कर्नाटक है? नहीं। तो उत्तर क्या होगा आपका? केरल, ठीक है, केरला जिसे बोलते हैं आप। तो केरला जो है वो तिरुवनंतपुरम जिसकी, उसकी क्या है? कैपिटल है। कर्नाटक की क्या है? बेंगलुरु है। तमिलनाडु की क्या है? चेन्नई है। असम की क्या है? ज़रा बताइए कमेंट बॉक्स में, देखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए सोच समझ के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध। कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। सौरमंडल के क्लासेस हमारे द्वारा ली गई हैं, हमारे चैनल पे डिफरेंट फैकल्टीज़ प्रेजेंट है, तो वो आपको कराती हैं।
अब आपको ज़रूरी था कि आपने देखा हो, अब नहीं देखा है तो अंतिम 10 दिन में तो जो भी क्लासेज आ रही हैं उनको आँख कान और ध्यान से एकदम देख के करिए, तो बहुत आपको मदद मिलेगी, क्योंकि प्रश्न आने हैं, पेपर में प्रश्न आने हैं। अब थ्योरी पढ़ के तो कुछ होगा नहीं, तो आप प्रश्न प्रैक्टिस करिए। हमारे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। आपको बस आराम से मोबाइल रखना है, शांति के साथ एक कॉपी रखनी है और क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन बताते जाइए, मज़ा पाते जाइए, ठीक है। चलिए, कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में करिए, तुरंत हम लोग के लिए मैसेज आपको रिप्लाई आएगा कि क्या दिक्कत है, क्या नहीं समझ आया। चलिए, तो निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, बताइए। पृथ्वी, मंगल, बुध, चंद्रमा, बताइए। उत्तर दीजिए। उत्तर क्या है आपका? डी, ठीक है, बुध। बुध को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आपका? मरकरी, ठीक है। मरकरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ आता है, अर्थ के बाद मार्स आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, ठीक है। और किस चीज़ के लिए जीता था ये भी हमको बताइएगा, ठीक है। क्या करते हैं, मतलब वो किस होता है ना, अलग अलग प्राइज से, कभी किसी को साइंस के द्वारा दिया जाता है, किसी को किस के द्वारा दिया जाता है, शांति के लिए दिया जाता है, तो बताइए। सीवी रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा, इनमें से किसको मिला था? वो प्रथम एशियाई थे, ध्यान रखिएगा, प्रथम एशियाई। एशियाई मतलब चाइना भी हो गया, बाकी सारी कंट्रीज हो गई। उत्तर क्या है आपका? आपका उत्तर है सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। लेखक थे, इनको इसके लिए मिला था। सीवी रमन को सीवी इफेक्ट पे मिला था, मदर टेरेसा को आपका पीस के लिए मिला था, राजीव गांधी जी को नहीं मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए, ये आपका पेट का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। मतलब सरल प्रश्न है लेकिन समय खाऊ प्रश्न है। दूसरी बात आपका क्या है कि ये है ऑफलाइन पेपर, ऑनलाइन तो है नहीं, तो आपको पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करके रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है। जब आपका ऑनलाइन होता था तो क्या दिक्कत होती है कि भाई आप कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे तो चला नहीं सकते ना, वो पेन नहीं घिस सकते, उस पर तो रख सकते हो, उससे आप प्रश्न को देखिए। अब देखिए, ये प्रश्न जो है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्न करिए। ये प्रश्न एकदम सरल होंगे, इसमें कुछ बहुत चीज़ नहीं है। इसमें भाई अगर देखें कि 100 लोग दे रहे हैं तो 100 लोग में से कितने लोग कर पा रहे हैं, तो 100 में से 80 लोग ही कर पा रहे हैं, ठीक। लेकिन 80 लोगों में कौन बढ़िया है, इसको कैसे पैमाना किया जाए? तो समय जो कम ले, ठीक है, समय जो कम ले उसका महत्व है, क्योंकि गलती करने के चांस तो कम है इसमें। मतलब इतना है कि आप इतना अगर पढ़ रहे हैं तो गलती इसमें कम करेंगे, लेकिन समय की दिक्कत है, इसमें आपका समय जाता है बस। तो देखिए तरीका क्या है, एक तो 2 तरीके हैं। पहला तो आप पहले प्रश्न ही देख लीजिए सारे ना, प्रश्न ही देख लीजिए कि विश्व शांति क्यों आवश्यक है, चलो इसको हम देख लेंगे। फिर विश्व शांति की स्थापना किस लिए सबसे आवश्यक है, कि स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है। फिर कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। फिर किसी भी राष्ट्र को स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या होंगे। फिर नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है। अब ये हमने देख लिया, अब हम पढ़ सकते हैं। एक तो ये तरीका है, इसमें समय कम लगेगा क्योंकि प्रश्न तो आपको पढ़ना ही है। और एक तो वही है डायरेक्ट भाई, जो आपका देसी तरीका है कि सबसे पहले पढ़ लो फिर प्रश्न कर लो। बस यही है कि आप अपना एक को देख लीजिए कि कितना टाइम जाता है आपका, ठीक है। टाइम इज नंबर हियर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से आप पढ़िए, ठीक है। 1 मिनट। अब मुझे उम्मीद है कि क्लियर दिख रहा होगा। अब बताइए, ठीक है, पहले आराम से पढ़ते हैं। देखिए, धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व, 1 मिनट सॉरी, गांधी जी क्या कहा करते थे? गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है, प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव है। देख ले, पैराग्राफ तो बड़ा है ना, पैराग्राफ इतना छोटा भी नहीं है। इट विल टेक 2 मिनट्स, और 2 मिनट बहुत कीमती हैं आपके 2 घंटे के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अब प्रश्न पे आते हैं। अब इसमें कोई देरी वेरी नहीं करेंगे,
आपको अगर पैराग्राफ वापस पढ़ना है तो 10 सेकंड के लिए थोड़ा पीछे चले जाइए, लेकिन प्रश्न आप करते हैं। प्रश्न का पहला क्या है कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। तो ये प्रश्न अब देखिए सब्जेक्टिव है ना, ये सब्जेक्टिव है, यहाँ तो एकदम आप एक्यूरेटली बांध नहीं सकते, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इसीलिए पैराग्राफ बहुत अच्छे से, तभी आपको समझ आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है? मानव जाति के विकास के लिए। भाई विश्व शांति जो है वो क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए आवश्यक है। किसके अनुसार? गांधी जी के अनुसार। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ। और पहली लाइन में लिखा रहती कि भाई ये गांधी जी अहिंसा ये सब है, इन सिद्धांतों से आपका हिंसा ये निश्चित है कि प्रेम शांति के मानव जाति का विकास, लिखा है ना, शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। तो शांति से क्यों आवश्यक है? तो मानव जाति के विकास के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब यही है कि पैराग्राफ आपको याद रहे, तब तक 5 क्वेश्चन करते करते आपको याद रहना चाहिए। चलिए 5 क्या कह रहा है ये प्रश्न कि विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? हिंसा और भय, अहिंसा और प्रेम, आत्मीयता और समीपता, परिश्रम और ज्ञान। अब यहाँ आप कर सकते हैं, ये तो आप अगर नहीं भी आता होगा तब भी आप थोड़ा सा कर सकते हैं। भाई हिंसा तो जरूरी नहीं है विश्व शांति के लिए, और आपकी परिश्रम और ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, फिर किसकी जरूरत है? अहिंसा और प्रेम की। भाई अहिंसावादी कहा जाता था ना गांधी जी को, तो ये प्रश्न तो आप थोड़ा सा लॉजिक से भी लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या प्रश्न कहता है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। कठोर से कठोर दिल कैसे बनाया जा सकता है? सत्य पालन के द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। तो फिर से वही बात आ गई कि भैया मौन से कौन कठोर से कठोर हृदय पिघल गया? कोई पिघला तो बताइए। और क्या सत्य पालन से हो गया? तो नहीं, ना भय के द्वारा तो बिल्कुल नहीं, ना ही मौन पालन और नहीं सत्य पालन। तो उत्तर भाई अहिंसा। अहिंसा इनका मेन कॉन्सेप्ट था इस पैराग्राफ का। यही है कि आपको समझना पड़ेगा कि जो आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही कि अहिंसा बहुत जरूरी है। तो देख लियो 2 प्रश्न में अहिंसा ही उत्तर आ गया। तो ये भी आपको सेंटर थीम लेके चलनी है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का क्या है? किसी भी राष्ट्र को स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो धन, वैभव, धन और सम्मान, आध्यात्म और उपासना, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। बताइए, सोच समझ कर बताइए उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका वही उत्तर है धन और वैभव। अभी यहाँ धन और वैभव तो शब्द ही नहीं आया हमारे जब हम लोग गद्यांश पढ़ रहे थे, ना ही धर्म और सम्मान आया, ठीक है, ना ही अध्यात्म और उपासना आई। तो क्या आया आपका? शांति। वही अहिंसा, शांति मतलब अहिंसा, ठीक है, शांति और सुख और रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य की भी बात हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, ये आपके अपने ही उस पर डिपेंड करता है कि आपकी भाषा शब्दकोश कैसा है। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है भली भांति, बिल्कुल, विधिवत और निम्न। बताइए क्या उत्तर होगा इसका। तो यहाँ देखिए, पहले इसको एक बार देखिए कि क्या कहाँ प्रयोग हुआ था। ये हुआ था, उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल हुए। नितांत मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, ठीक है। क्या शब्द का अर्थ हुआ आपका? बिल्कुल हुआ। क्या हुआ? प्रश्न का उत्तर आपका क्या हुआ? बिल्कुल, ठीक है। नितांत का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, ठीक। तो बिल्कुल सफल हुए नितांत। अब यहाँ से आपका यही है कि शब्दकोश भी अच्छा हो तो अब ये एक प्रश्न तो कर लेंगे। मतलब फॉर्मेट यही रहेगा, ये पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन उसी पैराग्राफ गद्यांश का एक वो आएगा शब्द के बारे में, और वो शब्द अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तब भी आ जाएगा। ठीक, चलिए। लेकिन ये प्रश्न देख लीजिए कितने मुश्किल हैं। मतलब मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं है। यहाँ बस एक चीज़ है कि आपको वो 80 लोगों में से अंतर कैसे पाना है। जब आपका समय ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, जल्दी से जल्दी समझ पाएँ और प्रश्न भी कर पाएँ। ये तीनों प्रोसेस को आपको जल्दी करना है। इसलिए पैराग्राफ के क्वेश्चन लग तो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। इसी तरह प्रैक्टिस करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वही है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर चुनिए। क्या है फिर से देखते हैं, चलिए ध्यान से साथ में ही पढ़िए। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं, अब देखिए, अब यहाँ हम लोग पहले प्रश्न नहीं किए, ध्यान रखिएगा। अभी हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हैं एक बार बस। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुत पूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा है। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक, अभियंता और शिक्षक तथा धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को भी और सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप से अपनी अप्रतिम प्रदय से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में दृष्टिगत नहीं होते। प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन
मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत को शिरोमणि बन सकता है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार के सुविधाओं और संपदाओं को स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं स्वतंत्र नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास के समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि की होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासी और रूढ़ी परंपराओं से मुक्त होकर स्वास्थ्य एवं संतुलित ढंग से सोच समझकर विचार कर सकता है। यथार्थ एवं समयक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानताओं से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। अब भैया आप लोग अगर साथ में थे इतनी देर जब मैंने पढ़ा तो आपको समझ आया है कि इसमें प्रश्न जो आपके शब्द हैं वो कठिन आए हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अगर इस तरह आप पढ़ेंगे तो समय तो जा रहा है। मतलब ये वही है कि 100 लोगों को अगर प्रश्न दिया गया तो 80 या 70% लोग इसी तरह पढ़ रहे हैं। अब ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कम कैसे करते हैं। मैंने एक तरीका आपको बताया है, लेकिन ये प्रैक्टिस पे ही आएगा। जब आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे तब क्वेश्चन वो करेंगे तो आपका समय बचेगा। आपको सिर्फ उतनी चीज़, भाई इसमें आपको अगर 100 शब्द दिए हैं तो इसमें से सिर्फ 5 ही शब्द का तो प्रश्न बन रहा है। तो इसलिए पहले प्रश्न पढ़ ही लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं, आपको मैंने इसीलिए पहले वाले मेथड में प्रश्न पढ़ के बताया, तब आपने प्रश्न किया। और ये वाला गद्यांश थोड़ा सा कठिन था, इसके शब्द अलग थे थोड़े से, लेकिन यहाँ भी वही ट्रिक आपको काम आएगी कि प्रश्न पहले पढ़िए फिर गद्यांश पढ़िए, जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे कि आपको किस पे फोकस करना है। चलिए प्रश्न करते हैं। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या विद्युत शक्ति का स्वामी है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। देखिए, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए है क्योंकि क्यों है बताइए, सोच समझ कर बताइए। अब भाई देखिए, विद्युत शक्ति का स्वामी है तो अच्छी बात है, अब भौतिक सुविधाओं का भी स्वामी है, ये भी अच्छी बात है, अंतरिक्ष का है, लेकिन उसका जो मेन काम है वो क्या है, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, ठीक है, वो टॉप पे पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी बात है विज्ञान से आने के कारण। चलिए आगे पहले प्रश्न क्या करते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह है कि मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली ये बताइए। आपको संतुलित अनुचिंतन से, पुरानी शिष्ट औपचारिकताओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िवाद विचारणा से, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से। बताइए किससे आपको छूट मिल गई है, आपको किससे मुक्ति मिल गई है। तो मुक्ति आपको मिली है सी से, ठीक है, भ्रमपूर्ण रूढ़िवाद विचारों से। अब देखिए, यही प्रश्न आप अगर गद्यांश पढ़ने से पहले पढ़ कर लेते तो भाई आपको थोड़ा सा कम दिमाग लगना पड़ता है ना। अब यही हो सकता है कि देखिए, अभी तो प्रश्न का उत्तर मैं ही बता दे रहा हूँ, आप लोग तो बता ही रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन अगर मैं ही बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है तो आप उत्तर दे पा रहा हूँ, लेकिन आपने तो पहली बार पढ़ा है ना, इसलिए कोशिश करिएगा कि यही एक ट्रिक है भैया, साफ बात है कि प्रश्न को पहले थोड़ा सा देख लीजिए फिर गद्यांश पे उतरिए, जिससे हल्का फुल्का आपको आसानी होगी, ठीक, और समय भी बच जाएगा। चलिए, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ, विज्ञान की जीवन से घनिष्ठता, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। बताइए उत्तर क्या होगा। तो परिवारत्व मतलब क्या है कि ग्लोबलाइजेशन, आपको क्या सबसे बातचीत हो गई है, तो ऐसा क्यों कैसे हो पाता है, तो यातायात एवं संचार साधनों का विकास के कारण, ठीक। अब चलिए ये बताइए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हस्तामलक शब्द के से अभिप्रेत है अस्पष्ट परंतु सायास बोधगम्य, पास में रखे आंवले की तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। बताइए, ये थोड़ा प्रश्न कठिन है, ये गद्यांशी कठिन है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का 1-2 प्रश्न तो आ रहा है,
जो गद्यांश आ रहा है, तो उसमें आप पे आपकी चॉइस है कि आपको प्रश्न सारे करने हैं कि नहीं करने। कोशिश जरूर करिए, समय आपके पास इतना भी कम नहीं रहेगा, लेकिन सही से मैनेजमेंट आपको जरूर करना है। बताइए, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य, क्या उत्तर क्या होगा इसका? डी, ठीक है। हस्तामलक शब्द का अभिप्रेत है क्या? अभिप्रेत है कि स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, क्या आशय, क्या आशय है बताइए? तो परंपरागत चिंतन, भावात्मक चिंतन, वैज्ञानिक द्वारा किया गया चिंतन, स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। अब देखिए ये प्रश्न तो आसान आ गया। वैज्ञानिक चिंतन क्या होता है? क्या वैज्ञानिक करेगा? क्या सिर्फ वैज्ञानिक करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या भावात्मक है? तो बिल्कुल नहीं। परंपरागत है? नहीं। तो क्या है? स्वस्थ और संतुलित चिंतन। ऐसा चिंतन जो स्वस्थ हो, हेल्दी हो और संतुलित हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, हमेशा थोड़ी भाई मैं कुछ वैज्ञानिक अगर कर रहा हूँ तो इसका अर्थ क्या होगा कि मैं स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन कर रहा हूँ। देखिए अब 2 पैराग्राफ के आपने गद्यांश के प्रश्न किए, हिंदी के किए। हिंदी आपकी मातृभाषा है, तब भी आपको ये थोड़ा सा कठिन लगा होगा। क्यों? क्योंकि भैया कठिन था। तो यही आपकी चॉइस है कि आप अब कैसे पेपर को देखते हैं, किस तरह पेपर को समझते हैं ना। अब देख लीजिए यहाँ कितने अच्छे अच्छे शब्द आए थे। लेकिन मैं एक यही आपको सजेशन दे सकता हूँ कि प्रश्न पहले पढ़ के एक बार आप जाएंगे तो ज़्यादातर चांसेस है कि देखिए प्रश्न पढ़ने के बाद आपको फिर से ज़्यादा ना पड़े, 2-3 बार ना जाना पड़े, समय की बर्बादी ना हो। एक बार पहले पढ़ लीजिएगा और फिर जब क्वेश्चन जानने जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद ही रहेगा। तो यही एक तरीका है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। ये 2 प्रश्न ज़रूरी हैं, ठीक है, ये करना इस प्रकार के। इसको आप पीछा नहीं कर सकते कि यार चलो आखिरी दिन देख लूँगा या एग्जाम में ही देख लूँगा। हैं तो आसानी, मतलब इसमें कुछ बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर आपको नहीं होगी करने की तो भैया तकलीफ होगी आपको। मतलब ये 5 प्रश्न 10 प्रश्न जो हैं हिंदी के एटलीस्ट ये हलवे हैं, लेकिन अब नहीं आएंगे, आपको नहीं आ पाएंगे अगर, तो इसका एक ही कारण होगा कि प्रैक्टिस की कमी। और प्रैक्टिस हमारे चैनल पे हो रही है, रेगुलरली हो रही है। तो आइए प्लीज़ देखिए, ठीक है, और शेयर कर दिए दोस्तों को। चलिए नमस्कार, बाय बाय।